हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो के अंत में कमेंट कीजिएगा कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया। तो पहला प्रश्न है, अधिगम की संकल्पना में नेचर और ऑर्गेनाइजेशन किस सिद्धांत से जुड़ी अवधारणा है? तो इसका राइट आंसर है पियाजे का संज्ञानात्मक संरचनावाद सिद्धांत। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। तो अगला प्रश्न अब देखेंगे, अधिगम के प्रकारों में मनोमोटर अधिगम किसे संदर्भित करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, शारीरिक कौशलों और आंदोलन आधारित गतिविधियों का विकास। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के ट्रायल एंड एरर अध्ययन का मुख्य निष्कर्षण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीखना क्रियाओं के परिणामों से होता है, सफल क्रियाएं मजबूत होती हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर है इसका। तो अब अगला प्रश्न है, पेवलाव के शोध ने सीखने के किस पहलू को दिखाया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्लासिकल कंडीशनिंग, सशर्त प्रतिक्रिया का निर्माण। ऑप्शन बी सही उत्तर है इसका। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, छात्र केंद्रित शिक्षण का मुख्य गुण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्र की सक्रिय भागीदारी, समस्या समाधान, स्वशिक्षण की ओर केंद्रित होना। ऑप्शन बी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न देखते हैं, व्याख्यान विधि का मुख्य दोष क्या माना जाता है? तो व्याख्यान विधि में क्या दोष होता है? छात्र की निष्क्रियता और बोलचाल, आमने सामने संवाद का अभाव। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो अब अगला प्रश्न देखेंगे, गतिविधि आधारित शिक्षण किस सिद्धांत से मेल खाता है? तो गतिविधि आधारित जो शिक्षण है वो किस सिद्धांत से मेल खाता है? तो इसका राइट आंसर है निर्माणवाद और प्रायोगिक अधिगम सिद्धांत। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तर विधि का सर्वोत्तम उपयोग कब होता है? तो इसका सर्वोत्तम उपयोग जब होता है उद्देश्य चिंतन और गहन समझ उत्पन्न करना हो। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा प्रबंधन में रूटीन का महत्व क्या है? तो रूटीन का क्या महत्व है? ऑप्शन बी, समय कुशलता, स्पष्ट अपेक्षाएं और सीखने के लिए स्थिरता प्रदान करना। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो अब अगला प्रश्न है, शिक्षण कौशल में इंस्ट्रक्शनल क्लैरिटी का अभिप्राय क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्यों, निर्देशों और अपेक्षाओं का स्पष्ट और संक्षिप्त संप्रेषण। ऑप्शन बी सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, मूल्यांकन में सारांशात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने के अंत पर परिणाम प्राप्ति मापना और निर्णय लेना। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, सीसीई का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव इवेल्युएशन। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी के विकास के लिए विद्यालय में किस प्रकार का अभ्यास मददगार है? तो इसका राइट आंसर है खुले, समाप्त चुनौतियों, परियोजनाओं आधारित कार्य, मूल्यांकन की आज़ादी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम का चयन करते समय उपयुक्तता से क्या आशय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामग्री शिक्षण लक्ष्यों, आयु और सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार उपयुक्त होनी चाहिए। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। तो अब अगला प्रश्न है, सहयोगी अधिगम में समुच्चयवाद क्यों आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समूह के सदस्य एक दूसरे पर निर्भर हों ताकि साझा लक्ष्य प्राप्त हो सके। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खोज आधारित अधिगम का प्राथमिक कौशल क्या सिखाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न बनाना, प्रमाण एकत्र करना और तर्क आधारित निष्कर्ष बनाना। ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा इसका। अब अगला प्रश्न है, शिक्षण में रिक्वायरमेंट आकलन कब किया जाना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा पाठ योजना बनाते समय प्रारंभिक चरण में, ताकि शिक्षण उद्देश्य उपयुक्त हो। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, कक्षा में विविधता का शिक्षण पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यदि अच्छी रणनीति हो तो समृद्धि, दृष्टिकोण और बेहतर समझ प्रदान कर सकता है। ऑप्शन बी
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अधिगम की बाधाएं संज्ञानात्मक ओवरलोड का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जानकारी की अधिकता, जिससे छात्र संसाधित नहीं कर पाते और सीखना बाधित होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न देखेंगे, मल्टी स्तरीय निर्देश किस परिस्थिति में उपयोगी हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा जब कक्षा में क्षमता और पृष्ठभूमि विविध हो और भिन्न भिन्न समर्थन की आवश्यकता हो। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उपायुक्त स्कैफोल्डिंग का कौन सा वर्णन vygotsky के सिद्धांत से मेल खाता है? उसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थायी सहायता, जो सीखने के बाद हटाई जा सकती है ताकि छात्र स्वतंत्र हो सके। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब अगला प्रश्न है, समूह आधारित मूल्यांकन का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका मुख्य लाभ है सहकार क्षमता, संवाद, साझा समस्या समाधान को आंका जा सकता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, शैक्षिक उद्देश्यों के लिखने में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी किस काम आती है? तो उसका राइट आंसर है लक्ष्यों को ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन के स्तरों में वर्गीकृत करने में मदद करती है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रौद्योगिकी का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विविध शिक्षण रणनीतियां, संसाधनों की पहुंच और अंतरक्रियता बढ़ाना। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे, कक्षा में ध्यान बनाए रखने के लिए कौन सा तरीका प्रभावी माना जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा छोटे ब्रेक, सक्रिय गतिविधियां और बहुसंवेदी सामग्री। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो अब अगला प्रश्न है, त्रुटि विश्लेषण के माध्यम से शिक्षक को क्या लाभ मिलता है? उसका राइट आंसर हो जाएगा छात्र की सोच में त्रुटियों का पता लगाना और शिक्षण समायोजन की योजना बनाना। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में शिक्षा के प्रभाव का अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय भाषा और संस्कृति को शामिल कर शिक्षा को समान सानुकूलित बनाना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, अधिगम में पुनरावृत्ति किस प्रकार की स्मृति रणनीति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतत पुनरावृत्ति, जिससे अल्पकालिक स्मृति को स्थायी बनाने में मदद मिलती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कक्षा में अनुशासन के लिए सर्वश्रेष्ठ रणनीति क्या है? तो सर्वश्रेष्ठ रणनीति है स्पष्ट अपेक्षाएं, सकारात्मक नियम और प्रासंगिक परिणाम। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा में फॉर्मेटिव असेसमेंट के उदाहरण कौन से हैं? तो अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा में फॉर्मेटिव असेसमेंट के उदाहरण कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्विज, प्रेजेंटेशन, रिफ्लेक्टिव नोट्स और क्लास टास्क के माध्यम से निरंतर फीडबैक। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षक के लिए पेशेवर विकास पीढ़ी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है शिक्षण कौशल, नवीन विधियों और शोध आधारित प्रथाओं के साथ शिक्षक को अद्यतित रखना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, निर्माणवाद के अनुसार सीखना कैसे होता है? तो इसका राइट आंसर है विद्यार्थी अपने अनुभवों से सक्रिय रूप से अर्थ बनाते हैं और ज्ञान का निर्माण करते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, शिक्षण में विविध आकलन विधियां अपनाने का कारण कौन सा है? ऐसा क्यों है कि कई तरीके की विधियां अपनाई जाती हैं आकलन करने के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों की क्षमताओं और सीखने के विभिन्न पहलुओं को समग्र रूप से आंका जा सके। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा में किस शिक्षण रणनीति को बढ़ावा देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिविधि आधारित, इंटरैक्टिव और खेल आधारित सीखने को प्राथमिकता। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षकों की भूमिका समावेशी कक्षा में कैसे बदलती है? उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मार्गदर्शक, सह शिक्षक और समायोजक के रूप में व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार समायोजन करना। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
तो अब अगला प्रश्न है, बेस लाइन मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यार्थी की प्रारंभिक स्तर की जानकारी और आवश्यकताओं को पहचानना ताकि योजना बनाई जा सके। ऑप्शन बी सही उत्तर है इसका। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षण में प्राथमिक भाषा का क्या महत्व है? तो इसका राइट आंसर है, प्रारंभिक शिक्षा में समझ और अवधारणात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण द्विभाषिका का समर्थन करना चाहिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो अब अगला प्रश्न देखेंगे, समावेशी शिक्षा में यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग का उद्देश्य है। तो इसका क्या उद्देश्य है? विभिन्न सीखने की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लचीला पाठ्यक्रम, शिक्षण और मूल्यांकन डिजाइन करना। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षण के लिए लक्ष्य निर्धारण कैसे लिखे जाने चाहिए? लेसन ऑब्जेक्टिव। तो इसका राइट आंसर है, मापनीय, स्पष्ट, समयबद्ध, छात्र केंद्रित तरीके से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, शिक्षण में परियोजना आधारित अधिगम पीबीएल का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वास्तविक जीवन की समस्याओं के माध्यम से गहन सीखना, सहयोग और योजना कौशल का विकास। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण लिखाई में प्राथमिकता किसे देनी चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीखने के उद्देश्यों, समय, शिक्षण विधियों और मूल्यांकन के बीच संतुलन बनाए रखना। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा में संस्कृति संवेदनशील प्रशिक्षण का क्या महत्व है? तो इसका राइट आंसर है, शिक्षकों और विद्यार्थियों को विविध संस्कृत पृष्ठभूमियों के प्रति संवेदनशील और समावेशी बनाना। ऑप्शन बी सही उत्तर है इसका। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण में अनुकरण किस सिद्धांत से संबंधित शिक्षण तकनीक है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामाजिक शिक्षण सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी, बैंडूरा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, अधिगम की बाधाओं में भावनात्मक असुरक्षा का विद्यार्थियों के प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर है, एकाग्रता में कमी, जोखिम लेने से परहेज और सीखने में कमी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कक्षा में भाषा बाधा को कम करने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति क्या है? तो इसका राइट आंसर है, मातृभाषा का उपयोग, दृश्य सहायता और भाषाई समर्थन योजनाएं देना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो अब अगला प्रश्न है, अधिगम में प्रेरणा बढ़ाने के लिए स्वायत्तता का क्या महत्व है? तो इसका राइट आंसर है, छात्रों को विकल्प देना, निर्णय लेने के अवसर और नियंत्रण से प्रतिभागिता व आंतरिक प्रेरणा बढ़ती है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कक्षा में आकलन का उद्देश्य क्या नहीं होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल दंड और शोषण का माध्यम बनाना, यह उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षण सामग्री का आधुनिकीकरण करते समय किसका विशेष ध्यान रखना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है, तकनीक के साथ शैक्षिक उपयुक्तता, पहुंच, शिक्षण उद्देश्यों के अनुरूपता सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखेंगे, समूह वर्गीकरण का सिद्धांत क्या कहता है? तो इसका सिद्धांत कहता है, उद्देश्य, गतिविधि, विद्यार्थी प्रोफाइल के अनुसार लचीले समूह बनाना अधिक प्रभावी है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो अब अगला प्रश्न है, शिक्षण में नैतिकता का सबसे बुनियादी पहलू क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, निष्पक्षता, गोपनीयता, पेशेवर व्यवहार और विद्यार्थियों के कल्याण को प्राथमिकता देना। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, शिक्षण सीखना प्रक्रिया में फीडबैक कब सबसे अधिक उपयोगी होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है, शीघ्र, विशेष, क्रियात्मक हो तो सीखने में बड़े सुधार लाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो अब अगला प्रश्न है, इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजी कक्षा में किस तरह सहायता कर सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्वरित फीडबैक, विद्यार्थियों की भागीदारी और व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान करना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, शिक्षण के लिए समय प्रबंधन
पीक लर्निंग का अर्थ क्या है? तो पीक लर्निंग क्या होती है? इसका अर्थ है छात्रों के मानसिक सतर्कता और ऊर्जा के उच्चतम समय में कठिन गहन कार्य करना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो अब अगला प्रश्न है, शिक्षक छात्र का संबंध किस प्रकार अधिगम पर प्रभाव देखा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सकारात्मक संबंध से छात्र की प्रेरणा, सहभागिता और उपलब्धि बढ़ती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अतिरिक्त सहायता किस प्रकार से सबसे प्रभावी होती है? इसका राइट आंसर है व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार लक्षित निर्देश और संपर्क बारंबारता के साथ। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है, शिक्षण में मूल्यांकन के औचित्य का क्या अर्थ है? राइट आंसर है मापा जा रहा लर्निंग उद्देश्य व परीक्षण आइटम के बीच उपयुक्तता प्रामाणिकता। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, समेकित सीखना का मतलब शिक्षण संदर्भ में क्या है? तो इसका राइट आंसर है नई जानकारी का स्मृति में स्थापित होना और दीर्घकालिक स्मृति में रूपांतरण। ऑप्शन बी सही उत्तर है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षक के पर्यवेक्षण में सबसे प्रभावशाली रणनीति कौन सी मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर है सहकारी सहायता आधारित और निरंतर पेशेवर विकास के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन बी सही उत्तर है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षण में अनुकूलन एडाप्टेशन का मतलब क्या है? तो इसमें इसका मतलब है पाठ्यक्रम शिक्षण विधियों को विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप बदलना। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शिक्षण सीखने में भाषा के उपयोग पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या सलाह देता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रारंभिक शिक्षा में मातृभाषा अंचलीय भाषा का प्रयोग प्राथमिकता पर होना चाहिए, बहुभाषिकता को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है, शिक्षक के लिए आत्म विश्लेषण का क्या लाभ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षण अभ्यास में सुधार, छात्रों की आवश्यकताओं की पहचान और पेशेवर वृद्धि में मदद। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कक्षा में विविधता के लिए डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन का क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सामग्री प्रक्रिया या उत्पाद में परिवर्तन करके विभिन्न छात्रों की जरूरतों के अनुसार शिक्षण देना। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षण में परियोजना आधारित मूल्यांकन की एक मुख्य चुनौती क्या है? तो इसका राइट आंसर है स्पष्ट मानदंडों का होना, वैधता सुनिश्चित करना ताकि सभी छात्रों का समान रूप से मूल्यांकन हो सके। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा और समाज शास्त्र के संबंध में सामाजिक वर्ग का शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव कैसे दिखता है? उसका राइट आंसर है संसाधन, प्राथमिकता और अवसरों के अंतर के कारण प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न लेंगे, बाल अधिकार और शिक्षा के संदर्भ में यूएन राष्ट्रीय मानक के अनुसार सबसे बुनियादी अधिकार क्या माना गया है? इसका राइट आंसर है शिक्षा तक बराबरी की पहुंच और भेदभाव रहित अवसर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण सामग्री का सांस्कृतिक उपयुक्तता परीक्षण क्यों आवश्यक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ताकि सामग्री विद्यार्थियों के संदर्भ से जुड़ी हो और संभावित पूर्वाग्रह असंगति न हो। ऑप्शन बी सही है। तो अगला प्रश्न है, अधिगम में गलतियों का सकारात्मक उपयोग किस रूप में किया जा सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, त्रुटियों को सीखने के अवसर के रूप में विश्लेषण कर शिक्षण समायोजन करना। तो अगला प्रश्न है, शिक्षण में सहायक सामग्री का चयन करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैक्षिक लक्ष्य, छात्र स्तर और उपलब्ध संसाधनों के अनुकूल हो। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, विद्यालय और समुदाय के संबंध को मजबूत करने का एक प्रभावी उपाय क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिभावक भागीदारी, समुदाय आधारित परियोजनाएं और पारदर्शी संवाद स्थापित करना। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, शिक्षक की पेशेवर नैतिकता का उल्लंघन होने पर पहला कदम क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा जांच, खुला संवाद, सुधारात्मक निर्देश और
आवश्यक शिक्षा प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ कुछ 70 प्रश्न थे, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए।